नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई में आपका स्वागत है। किस्सा गोई में हम यही सच है कहानी सुन रहे थे। भाग 1 में हमने देखा कि दीपा संजय से कहती है कि संजय, मेरा इंटरव्यू का लेटर आ गया है। मुझे कलकत्ता जाना है, पर मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। ये मेरा पहला इंटरव्यू होगा। संजय कहता है कि दीपा, तुम इतने दिन से कानपुर में रह रही हो, कानपुर जैसी बड़ी शहर में अकेले रह रही हो, तुम पीएचडी कर रही हो, थीसिस लिख रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, और तुम्हें इंटरव्यू से तुम नर्वस हो रही हो। पर दीपा कहती है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, काश तुम भी साथ चल पाते। पर संजय को कुछ ऑफिस का काम रहता है और वह दीपा के साथ नहीं जा पाता। दीपा को अकेले ही कलकत्ता जाना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं आज की कहानी। दीपा कलकत्ता पहुंच गई है। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म में प्रवेश करती है तो जाने कैसे विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ। वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बाद खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी मिलती है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, ओफ, तुझे ना देखकर मैं ना जाने कैसे घबरा गई थी कि तुम्हारे घर पहुंचूंगी भी तो कैसे। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली की जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। इरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ। बड़े बड़े जहाजों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतें और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है। और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर, कहाँ या कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर को देखा ही नहीं। सारी भीड़ को चीर कर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। इरा, इंटरव्यू में कौन कौन लोग होंगे? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा। और तू और डर? हमें जैसे डर की तो कोई बात भी है? जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया, भला वह इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा, भैया भाभी तो पटना ही होंगे। जाती है कभी उनके पास या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था कि वे होते तो कुछ मदद ही करते। पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को इरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहां निशीथ दिखाई देता है। मैं सकपका कर नजरें घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी ही मेज पर आ पहुंचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। तो कब आई तुम? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? इरा जवाब देती है, मैं देख रही हूँ निशीथ बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चल रहा? उसका रंग स्याह पड़ गया है। वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती है और हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफी हाउस से धर्मतल्ला तक पैदल चलता हुआ वह हमारे साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है, मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है।
पूरे 3 साल बाद निशीत का यूं मिलना, ना चाह कर भी सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। वह दुबला हो गया है निशीत। मुझसे अलग होने का तो दुख उसे नहीं साल रहा है। कल्पना चाहे कितने भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूं यह झूठ है। यदि ऐसा ही था, तो कौन उससे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो वह व्यक्ति है जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ, तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचानती। जरा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा। मुझे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ, और यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे नफरत करती हूँ और उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीत ने विवाह क्यों नहीं किया। करे ना करे मुझे क्या? क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती थी कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, या तो 300 का जॉब है। निशीत सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है, और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा। पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास ना आए। 8:45 के करीब जब मैं टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई, तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशीत टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। वह तो समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 बजे के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं है। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं चाह कर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया, तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कहीं बैठे बैठे फोन करके वह इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि वह आज ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी, नकार भी नहीं पा रही थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर या दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उससे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है कि इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और यह क्या वह बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता? अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी, और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे मैं दे नहीं पाई। पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ कि यह सब निशीत की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशीत के बाएं गाल पर पड़ रही थी, और सामने बैठा निशीत इतने दिन बाद एक बार मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज्यादा वह प्रसन्न है।
वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने ना जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर वह क्या समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी, या उसने जो किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की सब बात बता दूंगी। तो आज इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं हीरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने काम को टाल देती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है, निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती हूँ, किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? यह क्या पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशीत बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बात सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय ना कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, ना ही ऐसी बात करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है, और यह बिना अधिकार ऐसी बात करे। पर जाने क्या है, मैं उस बात पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर तारीफ का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देख कर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीत ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं दृढ़ता के साथ नहीं कह पाती हूँ कि साथ चलती इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ, आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम, निश्चित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टून टून की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निश्चित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो देती है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के आह्लाद से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कर पाती, चाह कर भी नहीं कह पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे खीज भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। या निशीत कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। जो सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ, जब निशीत बगल में बैठा हो तो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है। पर मैं क्या करूं? जैसे जैसे टैक्सी चलती जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही तेज मैं भी बही जा रही हूँ, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी में नीचे उतर पड़ती हूँ
मानो अंदर से निशीथ मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निशीथ खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो आज मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नजरों से बचा कर चलती हूँ, मानो जैसे कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ ना ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफी के गिलास और खाने का कुछ सामान रखकर चला जाता है। मुझे बार बार लगता है कि शायद निषेध कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, सोचता है मैं बेवकूफ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमाग पर छाई हुई थी। पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। ना आए, यह कितना अस्वाभाविक है। पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी के पास नहीं है। जो संबंध टूट गए वे टूट गए। अब कौन उस पर बात करे? मैं तो कभी नहीं करूंगी। पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय की बात बता देती। पर जाने कैसे विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह ही नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे जैसे लगता है कि उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो? मैं खिसिया जाती हूँ। और फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चलित से मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके ओठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उसकी उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वह पूछे क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले, तो क्या मैं यह बोल सकूंगी कि मैंने तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं किया? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफी पी ली तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात को भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या? असह्य अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी। जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती थी तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने तो दीपा। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता की उन्हीं क्षणों में से गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, पर कॉफी सिप के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की ना जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशीथ मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान। फिर भी मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ और फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशीथ मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी नहीं बुरा मानूंगी, जरा भी नहीं। पर वह कुछ नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करके ही सोना चाहती हूँ, पर निशीथ है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। तो दोस्तों आज यही तक। अगले
कहानी को आगे जानने के लिए देखिए अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।